जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th अध्याय 5 में राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का अध्ययन करेंगे। यह मॉड्यूल 12th क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए समान रूप से उपयोगी है। चलिए अब हम पूंजीगत लेखा के अंतर्गत राजस्व व्ययों का अध्ययन करेंगे। अब ये राजस्व व्यय क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि सरकार ने एक फैक्ट्री खरीदी और उसके लिए सरकार ने कुछ पेमेंट किया, तो उससे सरकार को भौतिक और वित्तीय परिसंपत्ति का सृजन होगा। यानी ये जो संपत्ति है वो भौतिक रूप से दिखाई दे रही है, इसके लिए सरकार ने वित्त को व्यय किया है। तो ये क्या हो गई? भौतिक और वित्तीय परिसंपत्ति। लेकिन ये क्या है? पूंजीगत व्यय है। हम बात किसकी कर रहे हैं? राजस्व व्यय। यानी राजस्व व्यय वे व्यय होते हैं जिनमें भौतिक और वित्तीय परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता। इसमें सृजन मतलब कोई संपत्ति बनना, इसके अतिरिक्त जो भी व्यय किए जाते हैं, भौतिक और वित्तीय संपत्ति के सृजन के अतिरिक्त जो भी व्यय किए जाते हैं वो राजस्व व्यय होते हैं। यानी राजस्व व्यय करने से सरकार की कोई संपत्ति नहीं बनती है। अगला है कि फिर राजस्व व्ययों में आता क्या है? तो जो सरकार के विभाग होते हैं उनमें जो सामान्य विविध सेवाएं होती हैं उन विविध सेवाओं पर जो भी व्यय होता है, सरकार ने किसी से मान लीजिए ऋण लिया है, तो इस ऋण पर सरकार ब्याज को अदा करेगी। तो ये जो ऋण पर ब्याज होगा वो क्या कहलाएगा? ये राजस्व व्यय कहलाएगा। इसके बाद राज्य सरकारों तथा अन्य दलों को प्रदत्त अनुदान। अनुदान का मतलब होता है कि जो केंद्र सरकार होती है वो स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी दल हो सकता है, उनको क्या करती है? अनुदान देती है। अनुदान यानी किसी कार्य को करने के लिए धन देती है। तो ये अनुदान भी किस में आता है? राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा राजस्व व्यय जो होते हैं वो दो प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। एक तो योजनागत और दूसरे गैर योजनागत। अब ये योजनागत क्या होते हैं? आपने पंचवर्षीय योजनाएं 10th में पढ़ी होंगी। यानी सरकार जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो योजनाएं बनाती हैं उनसे संबंधित जो व्यय होते हैं वो किस में आएंगे? योजनागत व्ययों के अंतर्गत आएंगे। अब गैर योजनागत व्यय में क्या मतलब? जैसे केंद्र और राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई, उसके लिए जो केंद्र सरकार होती है वो क्या करती है? ये है आपकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और ये है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को किसी योजना के लिए केंद्रीय सहायता दी। केंद्रीय सहायता दी, तो ये केंद्रीय सहायता क्या कहलाएगी? राजस्व व्यय के अंतर्गत। और राजस्व व्यय में भी योजनागत व्यय के अंतर्गत आएगी। अब गैर योजनागत व्यय क्या होते हैं? गैर योजनागत व्यय वे व्यय होते हैं जो योजनाओं से भिन्न होते हैं। अब ये होते क्या हैं? जैसे सरकार ने सामान्य कोई व्यय किया, आर्थिक सामाजिक सेवाओं पर कोई व्यय किया, जैसे सरकार शिक्षा पर व्यय करती है तो ये सामाजिक सेवा है, तो ये किस में आएगा? गैर योजनागत व्ययों के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा गैर योजनागत व्यय में क्या आएगा? सरकार ने किसी से ऋण लिया है, उस पर ब्याज अदा करेगी। मान लीजिए कि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट है, इसने सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ऋण लिया है, इस ऋण पर ये क्या करेगी? ब्याज अदा करेगी। तो ये ब्याज क्या होगा? ये गैर योजनागत व्ययों के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा सरकार प्रतिरक्षा और पर व्यय करती है, देश की रक्षा पर उपदान यानी सब्सिडी पर, वेतन पेंशन आदि का भुगतान करती है, तो ये सब किस में आएंगे? गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आएंगे। अब क्या होता है कि सरकार क्या करती है?
जो गैर योजनागत व्ययों का यदि हम और वर्गीकरण देखें तो उसमें हम ये देखते हैं कि इसका सबसे बड़ा घटक क्या है। तो इसका सबसे बड़ा घटक बाजार ऋण, बाह्य ऋण और विविध आरक्षितियाँ पर ब्याज अदायगी हैं। यानी गैर योजनागत व्यय, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि गैर योजनागत राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक क्या है। तो सबसे बड़ा घटक है ब्याज अदायगी। अब दूसरा बड़ा घटक क्या है। दूसरा बड़ा घटक है प्रतिरक्षा, यानी देश की रक्षा पर जो व्यय किया जाता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण घटक है वह है उपदान, सब्सिडी। आपके यहाँ जो गैस का सिलेंडर आता है उस सिलेंडर पर सरकार उस सिलेंडर की एक्चुअल कीमत ज़्यादा होती है, आपको कम कीमत पर मिलता है क्योंकि सरकार उस पर सब्सिडी प्रदान करती है। इसके बाद अब हम पूंजीगत व्यय की बात करते हैं। तो हमने अभी देखा था ना कि सरकार ने कोई फैक्ट्री खरीदी और उस पर जो भी व्यय सरकार के द्वारा किए गए तो वो व्यय क्या कहलाएंगे, पूंजीगत व्यय कहलाएंगे। यानी इससे भौतिक और वित्तीय परिसंपत्ति का सृजन होता है। ये संपत्ति भौतिक रूप से दिख भी रही है, इस पर वित्त भी व्यय हुआ है, यानी इससे भौतिक और वित्तीय परिसंपत्ति का सृजन हुआ। वित्तीय दायित्व की कमी। अब पूंजीगत व्यय मान लीजिए कि सरकार ने पहले किसी से ये जो सरकार है इसने पहले किसी से ऋण लिया था। अब इसने क्या किया, इस ऋण का भुगतान कर दिया तो इसका दायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पूंजीगत व्यय क्या, कौन से व्यय होते हैं जिनसे या तो भौतिक और वित्तीय परिसंपत्ति का सृजन हो या फिर वित्तीय दायित्व में कमी आए। अब पूंजीगत व्ययों के उदाहरण क्या हो सकते हैं। पहला है भूमि अधिग्रहण, यानी मान लीजिए एक व्यक्ति के पास बहुत अधिक भूमि है तो सरकार ने कानून बना दिया कि इतने से ज़्यादा भूमि ये नहीं रख सकता, इतनी भूमि सरकार जो है उसने इस व्यक्ति से ले ली, तो ये क्या हो जाएगा, भूमि अधिग्रहण हो जाएगा। इसके अलावा सरकार यदि भवन का निर्माण करवाती है, मशीन खरीदती है, कोई उपकरण खरीदती है, शेयर उपकरण, शेयरों में निवेश करती है, यानी किसी कंपनी है और ये कंपनी 1 करोड़ रुपए की है और सरकार ने क्या किया है, इसके 50% शेयर खरीद लिए, तो ये क्या हो जाएगा, शेयरों में निवेश। फिर है केंद्र सरकार द्वारा राज्य या संघ शासित प्रदेशों के सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य पक्षों को प्रदान किए जाने वाले ऋण और अग्रिम। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट या केंद्र शासित जो सरकारें होती हैं उनको कोई ऋण या अग्रिम से संबंधित जो व्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पूंजीगत व्ययों के अंतर्गत आते हैं। अब पूंजीगत व्यय भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो योजनागत और दूसरे गैर योजनागत। अब योजनागत व्ययों का अर्थ होता है कि जिनका पंचवर्षीय योजना या केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से संबंध हो। अब गैर योजनागत व्यय, पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, वही जिनका सामान्य सामाजिक आर्थिक सेवाओं से संबंध होता है। अब पूंजीगत, इसमें एक चीज़ और दी है, वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। तो इसको देखने के पहले हमने अभी तक जो पढ़ा उसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि 2 प्रकार के सरकार व्यय करती है। पहला तो सरकार का व्यय है वो है राजस्व व्यय और दूसरा व्यय है पूंजीगत व्यय। तो अब इनके बीच में यदि हम अंतर देख लें तो हमें अधिक क्लियरिटी हो जाएगी। तो राजस्व व्यय से क्या होता है, भौतिक और वित्तीय परिसंपत्ति जो है उसका सृजन नहीं होता, जबकि पूंजीगत व्यय से भौतिक और वित्तीय परिसंपत्ति का सृजन होता है। राजस्व व्यय से जो देयता होती है सरकार की, मतलब जैसे मान लीजिए ऋण का भुगतान कर दिया तो ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएगा, इससे देयता में कमी हो जाएगी, लेकिन इसका देयता से कोई संबंध नहीं होता है। इसमें समानता भी होती है, राजस्व व्यय भी जो हैं योजनागत और गैर योजनागत होते हैं और पूंजीगत व्यय भी योजनागत और
गैर योजनागत व्यय होते हैं। अभी हम अंतर देखते हैं। आवर्ती, आवर्ती का अर्थ होता है कि बार बार होना। तो राजस्व व्यय जो होते हैं वो आवर्ती प्रकृति के होते हैं, यानी ये बार बार होते हैं। जबकि पूंजीगत व्यय जो है आवर्ती प्रकृति के नहीं होते। एक बार हमने किसी उपक्रम को बेच दिया तो बार बार थोड़ी बेच सकते हैं। फिर राजस्व व्यय जो होते हैं उनका जो काल होता है, समय होता है, ये कम अवधि के लिए होते हैं। जबकि पूंजीगत व्यय होते हैं वो दीर्घकाल की अवधि के होते हैं। इसके बाद है लाभ। राजस्व व्यय का जो लाभ होता है वो केवल एक वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त होता है, जबकि पूंजीगत व्यय का लाभ जो है एक से अधिक वर्षों तक प्राप्त होता है। जैसे आपने मशीन खरीदी तो आपने व्यय तो इसी वर्ष में किया, उसका लाभ कई वर्षों तक प्राप्त होगा, लेकिन राजस्व व्यय का लाभ केवल एक ही वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है। तो ये आपका राजस्व और पूंजीगत। इसके हालांकि क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ होगी उसमें आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, लेकिन अंतर इसलिए बताया गया है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि वास्तव में इनमें अंतर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि बजट और वित्तीय बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में क्या लिखा हुआ है। इसमें तीन मतलब महत्वपूर्ण बातें हैं। 3 वर्षीय लक्ष्य रखे गए हैं। पहला लक्ष्य क्या है कि धारणीय राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय, यानी यदि सरकार की राजस्व प्राप्ति हैं वो निरंतर होती रहें और राजस्व प्राप्तियों से ही राजस्व व्यय किए जाएं, उससे अधिक ना किए जाएं। दूसरा इसका लक्ष्य क्या है, बाजार ऋण ग्रहीता सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग उत्पादकता, यानी सरकार ने यदि कोई पूंजीगत प्राप्ति की है तो उसका उपयोग किसी उत्पादक, यदि सरकार ने मान लीजिए किसी फैक्ट्री को बेचकर पूंजीगत प्राप्ति कर ली है तो इसका आगे किसी उत्पादक कार्य में ही उपयोग किया जाए। इसके बाद अगला है राजकोषीय नीति संबंधित विवरण, वर्तमान नीतियों का परीक्षण और महत्वपूर्ण वित्तीय उपायों को किसी प्रकार के परिचालन के औचित्य का निर्धारण, यानी जो भी सरकार परिचालन कर रही है, गतिविधि कर रही है तो उसका औचित्य निर्धारण करें, यानी जो भी वित्तीय गतिविधियों का संपादन करें तो वो औचित्यपूर्ण हो, जिससे कि जो सरकार का राजकोषीय घाटा है वो नियंत्रित रहे। सो थैंक यू।